इंटरनेशनल फैकल्टीज़ भी आती हैं यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। सच में यहाँ समय अच्छे से बिताया अपने ऊपर। तब जब वो 2 लाइन भी बोलता है तो भी वो लोगों को आकर्षित करता है। और आज भी जो सारे हमारे सामने जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, पंकज त्रिपाठी हों, इनको आप अगर बुलाएं तो वो बिल्कुल खुशी खुशी आते हैं। मेरे पास 70 रुपये था, मैं तो निकल गया वहाँ से, अब जाऊँगा कहाँ। रेफ्यूजी मार्केट में बंगाली के पास जो है उन दिनों 7 रुपये में चने की दाल और 4 रोटी मिलती थी। तो मैंने कहा 10 दिन रात को खाऊंगा, दिन में नहीं खाऊंगा। नहीं, मेरे में वो गट्स नहीं है, मैं काम मांग नहीं पाया। ये बात में दम है कि बेचने की भी एक वो टूल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मुझे राज कपूर साहब याद आते हैं। ये सब हमारे जैसे साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से, एक छोटे शहर से, गांव से उठ के आए हैं। त्रिवेदी सब जानता है, त्रिवेदी को बुलाओ। ये बातें ऐसी हैं कि जो हर बच्चा लगभग इन डायलॉग्स को सुनना भी चाहता था, बोलना भी चाहता था, और ये आम प्रचलन में आ गया। आखिर त्रिवेदी था कौन? हर कोई जानता है। और मेरे साथ इस समय वही त्रिवेदी हैं, चितरंजन त्रिपाठी, एनएसडी के डायरेक्टर, जाने माने एक्टर, और ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरे देश में लोहा मनवाया। और जब वो उतरते हैं स्क्रीन पर तो हर कोई कहता है कि इस बार कुछ नया किरदार आने वाला है। शायद यही आपका परिचय है, और ये परिचय समझाने के लिए काफ़ी है कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो हम खुद देखना चाहते हैं कि इस बार आपकी एक्टिंग में क्या कुछ नया होने वाला है, कौन सा ऐसा किरदार होने वाला है जो सच में दर्शकों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर दे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ज़िंदगी में एक्टर, हम कहते हैं हर कोई एक एक्टर है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आपका एक्टिंग कैरियर कैसे शुरू हुआ? कब ज़िंदगी में सोचा कि अब मैं एक्टिंग करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा? कब ये दिमाग में आया? ये एक्चुअली जैसे ज़्यादातर लोगों के जीवन में होता होगा, बचपन में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा एक्टर है। क्योंकि जब बच्चा हम देखते हैं, बच्चा कितना कुछ इमिटेट करता है। एक तो भाषा को भी इमिटेट करता है, क्योंकि हम जो कल्चर की भी बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन इमिटेशन। इमेजेस जो है इमिटेशन है, वो सब कुछ इमिटेट जब कोई करता है और उसको इनैक्ट भी करता है छोटा बच्चा, तो बचपन में ये तो शुरू हो जाता है सबके साथ। उनमें से कुछ बच्चे थोड़ी सी हिम्मत बांधते हैं कि पब्लिकली 10 लोग भी खड़े हो जाएं तो कर लें। माँ बाप के सामने तो करते हैं लोग, कोई मेहमान आए कहते हैं बच्चे को करके दिखाओ, हर घर में। कई बच्चे ऐसे होते हैं थोड़ा शर्मा जाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे होते हैं 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों के सामने भी कर देते हैं। तो उस तरह का बचपन रहा। फिर उड़ीसा से हूँ तो उड़ीसा में जो जात्रा, पाला, दास काठिया, ये सब देखता रहा। मेरे पिता जो हैं वो खुद एक पाला के गाहन होते थे, मेन सिंगर होते थे, तो उनसे भी प्रेरित हुआ, सीखा, और ऐसे ही करते करते ये चलता रहा। और स्कूल में सोचता था कि कभी स्टेज पे आऊँ, और उस समय मुझे पिताजी ने गाना भी सिखाया। फिर मैं संगीत विशारद तक, गुरुजी मेरे जो अभी रहे नहीं, भास्कर चंद्र दास, उनके साथ कटक में जब मैं पढ़ रहा था रेवेंशा कॉलेज में, उनसे सीख रहा था, उनके घर रह रहा था, गुरुकुल की तरह। लेकिन रेवेंशा कॉलेज में पढ़ते समय ही पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा एज एन एक्टर। और वो जो होता है कॉलेज में कंपटीशन, तो उसमें पता नहीं कैसे ऊपर वाले की कृपा है कि उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो लगा कि नहीं, शायद हम कुछ कर पा रहे हैं जो लोगों को शायद अच्छा लग रहा है, तो और कैसे अच्छा करें, क्या करें। फिर सिनेमा से प्रभावित हुए, जैसे सब लोग होते हैं, करते करते फिर एमए कर रहा था सोशियोलॉजी में। उस समय मुझे लगा कि अब मुझे कुछ इसी फील्ड में कुछ अच्छे से कुछ करना चाहिए। तो प्रशिक्षण के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता लगा, और उस समय एफटीआई में एक्टिंग बंद हो गया था। तो हमें एक परसेप्शन ऐसा था, क्योंकि सोशल मीडिया था नहीं, ऐसा लगता था कि एनएसडी जो है वो शायद पुणे में है, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है। और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया तो वहाँ एक्टिंग खत्म हो गई थी, मैं बंद था उस समय। तो फिर एनएसडी से नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, ये सारे बड़े बड़े, अनुपम खेर साहब, उनको सबको देख के लगा कि यहीं पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती होगी जिससे हम बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना लोगों को हम आकर्षित कर पाएंगे, वो तो एक अलग हिस्सा है। और कोई मन में सोच के नहीं करता है कि लोग कितना आकर्षित होंगे। जो हमारा ट्रेनिंग है वो यही सिखाता है कि आप उस किरदार को कितना समझते हैं, और वो किरदार कितना बन पाते हैं, वो बनने में कितना सफल होते हैं, उस पे सब कुछ निर्भर करता है। ऐसे करके जर्नी शॉर्टकट अच्छा, में। कभी ये लगा कि, क्योंकि एक्टिंग का मतलब आप समझिए कि हर किसी को लगता है कि फेम मिले, आप शाहरुख खान, सलमान खान बन जाएं। एक्टिंग का मतलब लोग सोचते हैं कि जब आप बॉलीवुड में जाएंगे तो फिर आपको हाथों हाथ लिया जाएगा।
लेकिन एक्टिंग का मतलब ये भी है कि संघर्ष की एक बड़ी परिगाथा जिसको आपको जीना है, जिसको आपको महसूस करना है और उसकी असफलताओं को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। कितनी बार ज़िंदगी में लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा? ज़िंदगी में अभिनय को लेके तो जो हुआ हुआ, लेकिन ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आए हैं जिसमें कई बार लगा कि इसके आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और इसके आगे पता नहीं क्या होगा। तो उस तरह से तो बहुत बार कुछ चीज़ें घटी है। जैसे मैं उड़ीसा में जाके 2 फिल्में खुद प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, स्टेट अवार्ड ये वो सब कुछ हुआ, बट मैं 50 लाख डेट में आ गया। सो एक साधारण कलाकार जो कि स्टार नहीं है, वो डेट में आ जाए 50 लाख रुपए, वो कैसे कहाँ से देगा? तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जीवन समाप्ति की ओर शायद जा रहा है या क्या होगा पता नहीं। और बहुत सारा प्रेशर था, जिनसे पैसे लिए थे उसको कैसे मैं दे पाऊँगा, क्या इस जन्म में हो पाएगा? वहाँ एक डेड एंड ऐसा दिख रहा था। ऐसे कई बार हुआ है। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष तो जीवन का एक बहुत अटूट हिस्सा है। ये एक कॉइन के 2 साइड हैं। एक तरफ आपकी यात्रा है और दूसरी तरफ सक्सेस है। और यात्रा है तो संघर्ष है, उठापटक है। अगर हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, अगर हम भगवान श्री राम के बारे में पढ़ते हैं या भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन से तो मुझे यही समझ में आता है कि वो भगवान होते हुए भी क्या उनके जीवन में वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, मतलब अपनी इच्छा से, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना। उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भाई जीवन अगर जीना है मृत्यु लोक में, तो ये एक जर्नी ऐसी है, ये बम्पी रोड होगा, ये अप एंड डाउन होगा, उसको हम संघर्ष मान लें या वे ऑफ लाइफ मान लें। तो संघर्ष तो ठीक है। कुछ ऐसा किस्सा जो आपको याद हो और आप जब भी आंखें बंद करते हो तो उन संघर्ष के दिनों में आपको याद आता हो कि अरे वो तो जो हुआ गुजरा वो तो लम्हा सच में भूल नहीं पाऊंगा? भूल नहीं पाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अच्छा भी जो हुआ है वो भी भूल नहीं पाऊंगा। जैसे अचानक मुझे यहाँ एनएसडी का ये जो भार मिला, निर्देशक का भार, दायित्व जो मिला, ये भी मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा कि ये कैसे हुआ। और मतलब मेरे जैसे एक बिल्कुल भी आम आदमी, तो उसको कैसे चयन करके बिठा दिया गया। सो इस तरह की अच्छी चीज़ें भी बहुत है। बाकी जो क्या कहते हैं, विषाद जो मन में आता है, उसको लेके भी जो चीज़ें हैं वो ठीक है, मतलब वो तो जीवन में सबके साथ होता है। और अगर कुछ अगर चीज़ें जिसको मैं भूल नहीं पाऊँगा बोलूँ, तो कभी किसी सेट पे कुछ ऐसी घटना घटी है जो मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ घटता होगा कि कभी कभी लोग मतलब अपने इंसानियत के बाहर जाके बिहेव करते हैं। वो थोड़ा सा कभी कभी हैरान करता है। दुख तो नहीं देता है पर हैरान करता है कि हम तो पहले सब लोग इंसान हैं, बाद में हम कुछ हमारी एक औधा बनती है इस समाज में, कैमरा के सामने हम कुछ और होते हैं, किरदार निभाते हैं। तो उतनी क्लैरिटी शायद बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाता है, जिस वजह से कई बार कई लोग कुछ अजीबो-गरीब तरीके से बिहेव करते हैं। नाट्य जगत में भी ऐसे कई बार हुआ है, बट ठीक है, वो तो चलता रहता है। कब जो मौका मिला आपको तो आपको लगा आपने खुद का एनएसडी वाला, जो आपको जब कॉल आया होगा या जब आपको बताया गया कि आप एनएसडी के अब निर्देशक के रूप में आगे बढ़ने वाले हैं, डायरेक्टर के तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपको रखा गया, चयन किया गया है, इसके अलावा इंडस्ट्री में वो ऐसा मौका जो आपको लगता है कि आपके लिए लाइफ टाइम रहा, शुभ मंगल सावधान, 10वीं या सेक्रेटरी गेम्स, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको आपको लगा कि ये किरदार मैंने जो जिया है वो किरदार सच में एक तरीके से मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा और अब मैंने जो किया है उसके बाद आगे ही बढ़ना है? जो भी किरदार अभी तक मिला है, कभी 2 किलोमीटर का, कभी 5 किलोमीटर का, कभी 500 मीटर का, इस तरह के लंबाई से नापूं तो उस तरह से मिला है। बट एक अभिनेता होने के नाते जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मुझे सीख मिली है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मुझे अक्सर यही लगा कि छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी किरदार अगर वो स्क्रिप्ट में है, क्योंकि स्क्रिप्ट को 100 बार चीर-फाड़ होती है जब तक वो एग्जीक्यूट होता है, उसमें अगर इतना सा रह गया है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर रोल मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट। तो उसमें उसको कैसे किया जाए, एक लाइन को भी उतनी ही खूबी के साथ, यानी कि ऑनेस्टी के साथ जिया जाए जितना कि 100 लाइन है। तो उस तरह से देखूं तो छोटा हो बड़ा हो,
उसको बहुत ऊपर नीचे करके कभी देखने का मतलब मैंने कभी उस तरह से नापा नहीं उसको। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि शुभ मंगल सावधान या सेक्रेट गेम्स, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, त्रिवेदी का किरदार किया था, सेक्रेट गेम्स, इवन मुक्काबाज में भी जो मैंने अनुराग कश्यप जी के साथ किया, फैंटम में जो मैंने कबीर खान साहब के साथ किया, मैं बहुत लकी रहा कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक मिले और अच्छे अच्छे रोल्स मिले। अब जैसे कि मैंने कहा, कभी 500 मीटर के मिले, कभी 5 किलोमीटर वाले मिले, 50 किलोमीटर मिला नहीं तो लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे किरदार करने का मौका मिला और अच्छे अच्छे निर्देशक मुझे ऊपर वाले ने निर्देशकों से मिलाया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों से। जैसे सेक्रेट गेम्स में मैं एक बार जब हम लोग नेशनल पार्क, उनका फ्रीडम पार्क जो है प्रिटोरिया में, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो इतने सारे अच्छे एक्टर्स थे, कल्कि, नवाज़, मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली ब्लेस्ड हूँ कि इतने सारे अच्छे एक्टर्स के साथ मैं घिरा हुआ हूँ और हर एक एक्टर की जो एक टोनालिटी है, जिस तरह से वो कर रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन, एक्चुअली कुछ घट रहा था। एंड साथ में इतने बहुत अच्छे एक क्लैरिटी के साथ जो निर्देशक आते हैं, उनमें से अनुराग हैं। सो आई फेल्ट आई एम ब्लेस्ड कि इतने अच्छे माहौल में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि कोई रोल आपने किया हो और अचानक उस रोल को काट दिया गया हो, मूवी आई हो या सीरीज़ आई हो, आपको लगा अरे तो मेरा रोल था, इसे कैसे काट दिया गया, या मैंने तो बहुत मेहनत करी? आमतौर पे ऐसी बातें बॉलीवुड में बहुत रहती हैं। हाँ, वो सब चलता रहता है, काट दिया जाता है, कई बार कटा है। और वो क्या मजबूरी होती होगी, इस टेबल के इस तरफ बैठ के बोलूँगा तो बहुत स्वार्थी होके बोलूँगा, बीइंग एन एक्टर कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पर मैं भी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हुए निर्देशक या जो भी क्रिएटिव टीम है वो कुछ करते होंगे, तो वो तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, सिवाय ये कि हाँ, कई बार कटा है और अनेकों बार कटा है और थोड़ा सा ठेस भी कभी कभी पहुंची है। बाद में लगा कि ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, इट्स ओके, आपको जो करना है जाके यू गिव योर बेस्ट। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो उससे बड़ा डिस्कोर्स, उससे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो हमारे समाज में ये हमें सिखाया जाता है, ये कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है ठीक है, जो भी मिलता है उसको बिल्कुल बिना नेगेटिविटी के उसको एम्ब्रेस करो और उसको ऑनेस्टी के साथ उसमें कूद जाओ। बाकी जो जितना रहेगा नहीं रहेगा, जो भी होगा दैट इज़ ओके। थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, एनएसडी पे आते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आपको लगता है कि शायद एक माइलस्टोन सेट कर रखा है कि आपने एनएसडी से अगर आपने पढ़ाई कर ली या फिर आपने यहाँ से कोर्स किया या फिर आप यहाँ पर अगर इससे जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको बॉलीवुड बहुत हद तक हाथों हाथ लेता है और शायद उसी वजह से लोगों ने एनएसडी में जाने की कवायद को तेज़ी के साथ बढ़ाया भी। लेकिन अब एनएसडी में दाखिला लेना या फिर इस प्रोस्पेक्टिव में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दाखिला लेना तो मेरे समय में भी बहुत मुश्किल था, उससे पहले भी रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें हम अगर 30 लोग चुनते हैं तो नेचुरली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दाखिला में उस तरह की एक डिफ़िकल्टी है। लेकिन ये देखिए कि सरकार की तरफ से जिस तरह से बिल्कुल निशुल्क एक बच्चा जाता है, वहाँ तक तो वो संघर्ष करके अगर वो आ जाता है, निशुल्क उसको पढ़ने का मौका मिलता है, सब कुछ मुहैया किया जाता है। और आज के ज़माने में एआई के ज़माने में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस समय भी जो टेक्निकलिटीज़ जहाँ जैसे हो रहा है इंटरनेशनली, वो सब एनएसडी में उपलब्ध है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है अपने आप में। और वहाँ पर जो बच्चे आता है 18 घंटे काम करता है, और खाली इंडियन फैकल्टी नहीं, खाली एनएसडी पास आउट्स नहीं, हम पूरे रंगकर में जो लोग सामने हमें दिखते हैं उन सबको हम शामिल करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। वो आएँ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ों को बच्चों के साथ यानी कि विद्यार्थियों के साथ साझा करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। इंटरनेशनल फैकल्टीज़ भी आती हैं, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और भी जगह से लोग आते हैं। सो ये एक मतलब जैसे हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, तो ये हम शायद एनएसडी अभी एक वन अर्थ वन फैमिली जैसे ट्रीट करता है एंटायर थिएटर वर्ल्ड को, और तरह तरह के लोग आते हैं, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ये तो लोगों को मिलता ही है। फिर साथ में उस तरह से जब ट्रेंड होकर कोई एक्टर जाता है, अगर वो सच में यहाँ समय अच्छे से बिताया अपने ऊपर, तब जब वो 2 लाइन भी बोलता है तो भी वो लोगों को आकर्षित करता है। वो 1 लाइन भी बोलता है, लोगों को आकर्षित करता है। जैसे अगर मैं सरफरोश का एग्जाम्पल दूँ, उसमें नवाज़
जब वो रोल करते थे, बहुत छोटा सा वो जो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल। वो आकर्षित करते थे। बिल्कुल। तो ये एनएसडी की ट्रेनिंग की खासियत है, एनएसडी में जो हार्डवर्क करते हैं आके विद्यार्थी उसकी खासियत है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि एक जेनरिक एक्टिंग या एक जनरल पर्सपेक्टिव जो एक्टिंग को लेके है, उसके थोड़ा दाएं बाएं जाके सोच के ये लोग करते हैं, और वो सोच यहीं से शुरू हो जाता है 3 साल में। जी। कुछ समय की पहले की बात है, मैं मंडे हाउस पे था और कुछ एनएसडी के बच्चे थे, वो वहाँ पर मुझे मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़िंदगी में क्या लगता है, जब अपने एनएसडी में आप आ गए हैं, आप यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप थिएटर कर रहे हैं, आप चीज़ें सीख रहे हैं, आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने के पीछे क्या वजह रहेगी कि आपको लगता है कोई सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा या खुद से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी विडंबना है कि जो यहाँ से पास आउट करके निकलता है उसमें से बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो वापस आके हमारे बारे में सोचते हैं, बाकी जो चला गया वो अपनी मंजिल अपने आप तय कर रहा है। क्या ये आपको लगता है कि जो पहले से बड़े एक्टर्स बन चुके हैं उनको सोचना चाहिए एनएसडी के बारे में कि जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनके टैलेंट को निखारा जाए, उनको आगे लेके आ जाए, या फिर वही चलता रहेगा कि शायद किसी का बेटा, किसी का भाई, वही सब आगे बढ़ते रहेंगे? नहीं, जो हमारे बड़े एक्टर्स बनते हैं यहाँ से निकलने के बाद, अब बड़ा एक्टर बनना भी एक मतलब लक है, ब्लेसिंग है, कहाँ आपको कैसे प्लेस करते हैं। और बिना किसी कारण से अगर आपसे कोई प्यार करता है, आपके प्रतिभा को देख के कोई अगर मोटिवेटेड होता है, आपको प्लेस करता है, तो फिर कुछ कहानी बनती है, फिर आप बड़े बनते हैं। लेकिन जितने भी लोग बड़े बने, वो आज भी अगर एनएसडी से हम उनको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि सर अगर थोड़ा समय आप दे पाएँ, वो बहुत कीन है, बहुत कीन है। एक ज़माने में नसीर भाई आते थे क्लास करने के लिए, तो वो मतलब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पूरा 12 घंटे की कॉन्सेंट्रेटेड वर्कशॉप होती थी। 15-15 दिन के लिए, उस टाइम वो बहुत मतलब पीक पे थे। 15 दिन निकालना, वो तो अपने इंस्टीट्यूट को, उसके इंस्टीट्यूट के प्रति जो प्यार है वही है। और आज भी जो सारे हमारे सामने जो सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, पंकज त्रिपाठी हों, इनको आप अगर बुलाएं तो वो बिल्कुल खुशी खुशी आते हैं। और अभी पंकज त्रिपाठी जी को हमने भारत रंग महोत्सव जो हम कर रहे हैं, जिस वजह से आपने हमें थोड़ा सा समय भी दिया है, तो भारत रंग महोत्सव का अभी 25वां साल है। उसमें हमने उनको रंगदूत के रूप में आने के लिए निवेदन किया था, क्योंकि वो स्कूल के, उन्होंने बोला निवेदन क्यों कर रहे हो, ये मेरा काम है, आप कहिए मैं क्या करूं। तो जिसको हम अंग्रेजी में ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, तो रंगदूत के रूप में भारत रंग महोत्सव में शामिल हुए हैं। कल हमारे जो एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें वो थे, और आगे भी वो उसको पॉपुलराइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में 25वां साल में जब हम हैं, तो भारत रंग महोत्सव अभी पृथ्वी का, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसमें पंकज जी हैं, उसमें आज नवाज जी से भी बात हो रही है, वो भी आने के लिए तैयार हैं। आशुतोष राणा जी अपना एक नाटक लेके आ रहे हैं, और हम उनको कुछ ख़ास पेमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे। वो उनका प्रेम है इंस्टीट्यूट के प्रति कि वो उनके ग्रुप को मोटिवेट करके, 60-70 लोगों का ग्रुप है, और बहुत बड़े स्केल का प्ले है। हम इनॉग्रेशन में उसको कर रहे हैं फर्स्ट को। तो वो भी मतलब लोगों को वो फीलिंग मरते दम तक रहता है कि मैं इस इंस्टीट्यूट से निकला हूँ, मैं जो भी बना हूँ इसी इंस्टीट्यूट के चलते बना हूँ। तो हम जब भी स्मरण करते हैं वो आते हैं। अब आपकी ज़िंदगी पे आते हूँ, कभी हर किसी के स्ट्रगल लाइफ में ये दिन आता है कि उसने आज का दिन ऐसा गुजारा कि कुछ जेब में पैसे नहीं थे, संघर्ष का दिन ऐसा था कि किराया नहीं दे पाया मैं, संघर्ष का दिन ऐसा था कि आगे करना क्या है, मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था। आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा क्या है? ये तो चलता रहता है, मतलब ये चलता रहता है। जब मैं पास आउट हुआ तो तब मेरे पास कॉशन मनी जो कटकुट के 70 रुपये आया था, और हमें ये कह दिया गया था, जिस दिन फेयरवेल दिया गया उसी दिन, उसके अगले दिन सुबह हमें कह दिया गया था कि आप लोग यहाँ से जाइए, आपका हो गया, आप यहाँ क्यों हैं। तो पता नहीं क्यों मैंने दिल पे ले लिया उस बात को। बाकी लोग हॉस्टल में रुके हुए थे, पर वो फिर थोड़ा सा शंका के साथ शाम को लोग जाते थे, जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हों, कल ही तो पास आउट हुए हैं, कहाँ जाएंगे। मेरे पास 70 रुपये था, मैं तो निकल गया वहाँ से, अब जाऊँगा कहाँ। रेफ्यूजी मार्केट में बंगाली के पास जो है, उन दिनों 7 रुपये में चने की दाल और 4 रोटी मिलती थी। तो मैंने कहा 10 दिन रात को खाऊंगा, दिन में नहीं खाऊंगा। रहूँगा कहाँ पता नहीं था। तो हमारा जो नीम का पेड़ है उसके नीचे मैं कई रात सो गया, 2 रात शायद सोया।
या 3 रात सोया। जून का महीना था, बहुत मच्छर और बहुत कुछ के बावजूद मुझे बड़ा मज़ा आया कि चलो अभी देखते हैं। तो 3-4 दिन के बाद मुझे हमारे ही पास आउट हैं सत्यव्रत राउत, उन्होंने बुलाया। नागमंडल नाटक हो रहा था, उसमें गाना गाने के लिए। तो मुझे लगा अरे कुछ पैसा आ जाएगा। मैंने पैसे मांगा, पास आउट हैं, सीनियर हैं। कहते तू 2 दिन हुआ पैसे मांग रहा है। मैंने कहा सर ये स्थिति है। अरे तू मेरे घर चल। मैं कहा नहीं सर, घर नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद श्री राम सेंटर में म्यूज़िक के लिए कुछ काम मिल गया। ऐसे करते करते मैंने एक 1500 रुपये में किराए का मकान 5-7 दिन में ले लिया। एक पंखा वहाँ करा दिया, एक मटका रख लिया। मुझे लगा अरे मेरे पास तो घर भी आ गया। मुझे वो 70 रुपये और नीम के पेड़ के नीचे सोना इसलिए नहीं अखर था क्योंकि वो हुआ जिस वजह से शायद मेरी आत्मा जो है तत्पर होकर काम ढूंढ रही होगी जब मुझे काम मिला। ऐसे हर एक मोड़ में कभी ना कभी अलग अलग तरह की ट्रेलर ऊपर वाला दिखाता है और उसमें से फिर निकाल के कहीं और बिठा देता है। कभी किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ, किसी या डायरेक्टर के यहाँ आप गए हो काम मांगने और उस समय उसने आपको समझा नहीं और आज वो खुद आपके पास आया और कहा हो कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इसमें काम करें? नहीं, मेरे में वो गट्स नहीं है। मैं काम मांग नहीं पाया, आज तक भी वो गट्स नहीं है मैं जाके किसी को बोलूँ सर मुझे कुछ काम दीजिए। पता नहीं क्या एक शाइनेस कहिए या क्या पता नहीं, तो मैं काम मांग नहीं पाया। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन तक जाके कभी बोल नहीं पाया कि मैं दूसरों के लिए मांग सकता हूँ। दूसरों के लिए बहुत कुछ जब भी लगता है कि कुछ करना है तो चले जाते हैं, वो सब ठीक है। खुद के लिए कभी मांग नहीं पाया। लेकिन कृपा है कि नाव जैसे तैसे इधर उधर होते हुए चलती जा रही है। चलती है। अच्छा, आजकल वेब सीरीज़ में क्वालिटी में अगर बात करें तो कुछ में स्टोरीज होती हैं, कुछ में गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ में अश्लील दृश्य होते हैं। आपको लगता है कि शायद कंटेंट में अब इतना ज़्यादा एग्रेशन और वायलेंस दिखाया जा रहा है जो उसके पीछे कारण समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जनता को ये बेचने की कोशिश की जा रही है सीधे तौर पे वेब सीरीज़? ये बात में दम है कि बेचने की भी एक वो टूल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टिटिलेट करता है, सब कुछ करता है, वो एक टूल डेफिनेटली है। दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, वो बहुत एक ट्रिकी चीज़ है। वो उसको हैंडल कर पाना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप गाली की बात ले लीजिए। गाली कितनी है हमारे पास, 5-6 के बाद हम बैंकरप्ट हैं, गालियाँ नहीं हैं। कितनी बार उसको सुनाएंगे और सुनेंगे, लेकिन अब चल रहा है। अब अगर शरीर की बात करें, शरीर में नया क्या है? अगर आप मेरा ये उतार देंगे, बनियान उतार देंगे, क्या यहाँ कोई बत्ती जल जाएगी? शरीर तो शरीर है, वो भी लिमिटेड है। तो लेकिन इस सब को कहते हुए जब लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मुझे राज कपूर साहब याद आते हैं। मेरा नाम जोकर में एक सीन है जिसमें छोटे थे ऋषि कपूर, वो जाके अपने टीचर को नहाते हुए देखते हैं। वो एक फिलॉसफी थी कि इंसान के जीवन में अपने से अधिक उम्र के इंसान से आपको इन्फैचुएशन होता है। वो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी को डिपिक्ट कर रहे थे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने कट करके वहाँ से उसकी फैंटेसी, टिटिलेशन, सेक्सुअल एक्ट, ये सब राज कपूर जी ने नहीं किया। तो मैं आजकल यही सोचता हूँ कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके पास नहीं था? क्या वो क्रिएटिव नहीं थे? क्या उनके पास आइडियाज़ नहीं थे? उनके पास डिग्निफाइड तरीके से बातों को कहने का भरपूर आइडिया था। वो उस पे हाप कर रहे थे जो सत्य है, उसके परे जाके टिटिलेशन की जो सच्चाई है उसके ऊपर वो नहीं जाते थे। शायद हम लोग थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो ये शायद थोड़ा सा और हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की तरफ से भी इस बात को गाइडलाइंस के तौर पे कहा गया कि वेब सीरीज़ में अश्लीलता ना परोसी जाए। खुद अनुराग ठाकुर ने इस बात को कई बार रखा कि भाई आप कंटेंट जो भी बना रहे हैं उस बात का ध्यान रखें, पारिवारिक हो और उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर्स की भी है, एक्टर्स की भी है कि वो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, या फिर चीज़ों को ऐसे रखें कि सामने वाले को बुरा ना लगे? क्रिएटर्स की ज़्यादातर जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टार्स तो फिर भी अपने हिसाब से चीज़ों को कुछ हद तक बदल सकते हैं, जो भी करते हैं। बाकी एक्टर्स के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव डिसीजन जो है वो क्रिएटर्स के हाथ में है। मेरे ख्याल से वो लोग अगर इस बात को थोड़ा सीरियसली लें, बिना इसको एक डिबेट का पॉइंट बनाने के बियॉन्ड जाके अगर थोड़ा सा सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत रास्ता मिलेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है, और क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ों का जब अभाव हुआ है समाज में, हमने नई नई चीज़ों को इन्वेंट किया है,
तो अगर मान लीजिए कहने के लिए कि उनको लग रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन आ गया है, पर वो उस रिस्ट्रिक्शन को कुछ ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं, एस्थेटिक वे में बहुत कुछ चीज़ें और बेहतर बना सकते हैं। तो इट इज़ अप टू देम। अच्छा, कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा और उनके बारे में आपको एक दो लाइनें अपने हिसाब से डिस्क्राइब करनी है। पंकज त्रिपाठी। उनके बारे में क्या बोलूं? उनके बारे में ये बोलूँगा कि पंकज त्रिपाठी हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जितने रत्न निकले हैं उनमें से एक बहुत ही जगमगाते हुए सितारे हैं, रत्न हैं, हमारे प्राइड हैं। एंड अभिनय में जो वही जो मैं कह रहा था कि हमें एनएसडी में एक ये सोच मिलती है, डेवलप करने का एक मौका भी मिलता है कि वो कैरेक्टर जब आप करते हो, शक्ल तो आपको वही आपकी वही है, लेकिन फिर भी लोग कन्विंस्ड हो जाएं कि हम उस पात्र को देख रहे हैं, ना कि उस अभिनेता को देख रहे हैं। सो उस तरह से जो अभिनय का जो एक आयाम है उसमें वो माहिर हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब उन्हीं के यही सब, मतलब ये पंकज त्रिपाठी, क्योंकि नवाजुद्दीन आप इन सिद्दीकी सब के करीबी रहे हैं जी। और करीबी हैं, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसे में आप इनकी बारीकियां, अच्छाइयां सब जानते हैं और बुराइयां भी जानते होंगे। जी। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दो लाइन में इन लोगों को डिस्क्राइब करिए। नवाज़ को मैं ज़्यादा जानता हूँ दूसरी तरह से, क्योंकि मेरा भाग्य है कि मैं उनका सहपाठी था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। मुझे याद है, उनको भी याद है, जब हम रैगिंग का छोटा मोटा रैगिंग क्या, एनएसडी में रैगिंग ऐसा होता है कि तू पतंग बन तो कबूतर जा गाना आया था, तू चिट्ठी बन तो कबूतर बन, इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें होती थी। तो उस दौरान जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको बोला, भाई तुम हम 20 में से सबसे अच्छे एक्टर हो। वो थोड़ा सा शर्मा गया। मैंने कहा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ तुमको, बहुत अच्छा एक्टर हो। आज भी मैं यही कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। और साथ में नवाज़ का जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में हुआ है, ये मैं बोल सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं उसको एज एन एक्टर ज़्यादा जानता हूँ। 3 साल हम गुरुकुल की तरह 24 घंटे रहे हैं, उसका शायद 10% हुआ होगा। वो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर्ड नहीं है, वो धमाका है, वो पता नहीं और क्या क्या, वो उसकी कैपेबिलिटी बहुत है। एंड बड़ा गर्व महसूस होता है। ये जो तमाम लोगों का नाम हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये सब हमारे जैसे साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से, एक छोटे शहर से, गांव से उठ के आए हैं। केवल और केवल जैसे मछली की आँख को मारना था अर्जुन को, वैसे ही एक एम लेके, एक लक्ष्य लेके, उसी लक्ष्य की ओर देखते हुए चले और जहाँ पहुँचे हैं वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। आयुष्मान खुराना। ऑफ कोर्स द ग्रेट एक्टर एंड नाउ इज़ अ बिग स्टार इन कमर्शियल स्फीयर। एंड अगेन वही कि creating the character in your imagination and executing it the way you have imagined it and the way the director has imagined it, वो जो एक कोलैबोरेशन, क्रिएटिव कोलैबोरेशन होता है, उसमें जाके अपने आप को ढालना। क्योंकि मेरा सौभाग्य था, मैंने उनके पिता का रोल किया था शुभ मंगल सावधान में। तो वहाँ कई सीन्स थे जहाँ हम लोगों ने क्लैप किया था, जहाँ पे वो शादी के मंडप पे वो लड़की को लेके जो भी बात वो करते हैं अपने पिता से, तो वहाँ पे हम सब ने क्लैप किया था। तो वो आके पूछने लगे कि अरे भाई, मतलब सच में हो रहा था या मेरे को इनकरेज करने के लिए कर रहा? हम सब ने कहा नहीं, बहुत ब्यूटीफुली हुआ। और मैं कौन होता हूँ सर्टिफाई करने वाला, मतलब दुनिया के सामने ये सारे महारथी एक्टर्स हैं, सो मैं तो उनके आसपास भी कहीं नहीं हूँ। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ था इसलिए मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सर्टिफाइंग, आई एम सेइंग दैट these actors are truthful to their characters when whatever character they are given to play. मनोज वाजपेयी। आप तो ऐसे ऐसे नाम लेके आए हैं। मतलब मनोज जी जब हम एनएसडी आए थे तब उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया था, एक्ट 1 में थे, और एनएसडी के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। और वो आते हैं। जितनी मैं आपकी कहानी सुन रहा था, मुझे लगता है कि शायद संघर्ष की कहानी उनकी भी इसी तरीके से जर्नी उन्होंने गुजारी है। जी, इसलिए संघर्ष के लिए मैं बात नहीं करता हूँ नॉर्मली, क्योंकि ये सबके जीवन में है। मतलब एक पत्रकार होने के नाते, टीवी जर्नलिस्ट होने के नाते, आपके जीवन में भी जीवन कभी बेड ऑफ रोजेस, वेस्टर्न ने बोला कि इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। हमारे यहाँ हम जब अपने महानायकों को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे 10 अवतार अगर देखो तो विष्णु जी को देखो, तो वो जब भी आए हैं वो उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। आप किशन जी का ले लो, जन्म होने से पहले माता पिता से दूर, उसके बाद फिर आप मतलब यूपी में हैं, आप चले गए वहाँ क्या कहते हैं द्वारका, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इनसे यही सीखना होता है कि भाई
जीवन में ये मत सोचो कि सब कुछ खुल जाए सिम सिम की तरह, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो संघर्ष के बारे में बात मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो जैसे इंसान के अंदर खून होगा तभी वो इंसान है, खून नहीं है तो इंसान नहीं है। तो बिना संघर्ष के वो पकेगा कैसे, वो किरदार उसका बनेगा कैसे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये, मनोज जी के बारे में हाँ, रहेगी। बिल्कुल। सो मनोज जी को फिर हम सुनते थे, फिर हमने बैंडिट क्वीन में देखा। बैंडिट क्वीन में देखने के बाद लगा कि ये कोई बहुत एक अलग तरह के एक्टर हैं जिनमें नमक है और मिर्च है, मसाला है, एक अलग तरह की इंटेंसिटी आंखों में। एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वो आते हैं, इतने बिजी होने के बावजूद भी जब भी एनएसडी उनको चाहता है कि आप थोड़े हमारे विद्यार्थियों के साथ समय बिताएं, कुछ पढ़ाएं, कुछ शेयर करें, वो आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है। और ये सारे कमाल के एक्टर्स हैं, इन्होंने अभिनय में एक अलग तरह का अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया है, दुनिया को एक अलग रस बांटा है। अच्छा, आपकी आने वाली कौन कौन सी अपकमिंग मूवीज़, वेब सीरीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अलग तरीके से नए किरदारों के साथ आने वाले हैं? अभी भक्षक एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स में बिल्कुल। 9 तारीख को, तो उसमें मैंने कुछ किया है। और एक फिल्म है दो पत्ती, अगेन नेटफ्लिक्स की, अगर मैं ठीक से मुझे याद है, तो उसमें भी है। योद्धा एक फिल्म है करण जौहर साहब की, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब मेन लीड कर रहे हैं, तो उसमें है। एक फिल्म और है जिसका नाम इनसाइड था, शायद चेंज होगा, पता नहीं। उसमें जूही चावला जी और अरशद वारसी जी हैं, उसमें एक ब्यूरोक्रेट का रोल है। तो वेब सीरीज़ है, मीमर्स करके एक वेब सीरीज़ है एप्लॉज की, दोनाली करके एक वेब सीरीज़ है। सो वैरायटी ऑफ रोल्स करने का मौका ऊपर वाले ने, ये तमाम चीज़ें जो बोला उसमें मिला है, कोशिश भी किया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं आप अपनी ज़िंदगी को, और आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, उस मुकाम पे बैठे हैं जहाँ एनएसडी में डायरेक्टर बनना, इतने काबिल एक्टर के साथ आप उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ अपनी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई अपने काम के वजह से, देख के लगता है कि जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही, अच्छी रही, लेकिन कम से कम ये मुकाम हासिल करना भी आसान नहीं होता, लगता है कई बार। हाँ, मतलब दूर से नापो, या अगर मैं जहाँ से उठ के आया हूँ वहाँ से अगर फिर से मैं चला जाऊँ, बैठ के देखूँ, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहा जर्नी, बहुत अच्छा रहा। बाकी तो सब जादू है, बाकी ऊपर वाले की कृपा है, वो पता ही नहीं लगता कि कल क्या होगा, कैसे होगा। और एनएसडी के निर्देशक होने के नाते मैं आपके माध्यम से मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, हम भारत रंग महोत्सव एक भव्य रंग महोत्सव करते हैं, 25वां साल में है अभी। आज के डेट में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, और ये 1 तारीख को मुंबई में हम पहली बार किसी दूसरे शहर में इनॉग्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ दिल्ली में हम इनॉग्रेट करते थे, कंक्लूड करते थे। 1 को मुंबई में इनॉग्रेट कर रहे हैं, 21 को हम कंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली में। 15 शहर में हम इकट्ठा कर रहे हैं ये इस फेस्टिवल को। 150 से अधिक नाटकों का मंचन है, और बहुत मतलब इसमें फोक भी है, ट्राइबल थिएटर भी है, फोक थिएटर है, मॉडर्न थिएटर है, डांस ड्रामा है, हर तरह का एक्सपेरिमेंट है। और बाहर से बहुत सारे नाटक हैं, रशिया से है, पोलैंड से, इटली से, बांग्लादेश से, नेपाल से नाटक है। तो आपके माध्यम से आपसे भी, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आपके पूरे चैनल को आमंत्रित करता हूँ, और आप अपने ट्विटर के माध्यम से अगर हमारे उसको रंग महोत्सव को भी थोड़ा अगर लोगों तक पहुँचाएँ, बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग आइए, इस बार का उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, क्योंकि हम जब नाटक करते हैं, भरत मुनि कहते हैं नाटक जननी है। मतलब इसमें हर तरह के कला को, बीट लिटरेचर, शिल्प कला हो, मतलब थिएटर में डांस भी है, म्यूज़िक भी है, सब कुछ है। तो और थिएटर जो है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 2500 साल पहले कहे हैं कि ये मन से जो लोग आते हैं उनको ताज़ा कर देता है, थकावट दूर करता है, नकारात्मक दूर करता है। हम स्ट्रेस बस्टर्स हैं। प्लीज़ आइए, अपना स्ट्रेस को दूर करिए और भारंगम में शामिल हो जाइए, और इसको अद्भुत ढंग से इस बार सफल करें, क्योंकि ये आप ही का प्राइड है, आप ही के देश का एक फेस्टिवल है जो वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट फेस्टिवल है। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में और आ गया आपसे पूछने के लिए। एनएसडी एक जगह है जहाँ से तमाम बड़े एक्टर्स निकलते हैं, हम मान लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे कोई वायरल हुआ, उसके बाद उससे मौके भी मिल जाते हैं। आपको लगता है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर अथाह टैलेंट बसा हुआ है,
लेकिन उस टैलेंट को निकाल के लाना और मुंबई तक पहुंचाना, दिल्ली तक पहुंचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्या कभी आप लोगों की तरफ से ये सोचा गया कि वहाँ जाके भी वर्कशॉप की जाए, वहाँ जाके भी लोगों को समझाया जाए कि आप एक्टिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है, कुछ इस टाइप का विजन? एनएसडी के पास एक एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत हम हर एक राज्य में, अलग अलग प्रांत में, इवन छोटे से छोटे शहर में या बहुत ही ग्रामीण इलाके में फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, नाटक के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और नाटक के बारे में उजागरता भी लाते हैं। और जहाँ तक जर्नी की बात है, बहुत सारे ऐसे भी एक्टर हैं जो एकलव्य हैं, जो आए तो नहीं यहाँ, लेकिन उन्होंने भी सीख लिया, अपने आप को बना लिया। और हमारे और उस एकलव्य में फ़र्क है कि हम उन एकलव्य को मारते नहीं, उसका अंगूठा नहीं काटते, हम उसको अपने एम्बिट में लेते हैं, हम उनको एम्ब्रेस करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक कला का क्षेत्र है, इसमें हम सब एक हैं। कुछ प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो देते देते ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें उनका हो जाता है, कुछ लोग हैं जिनका नहीं होता है, लेकिन नहीं होने वालों में से भी ऐसे वो एकलव्य बनते हैं, ऐसे वो तरह तरह के एक्टर्स को देखना, नाटक करना, तरह तरह के डायरेक्टर्स से बाहर काम करना करते हुए वो भी शिखर में पहुंच जाते हैं। कोई हम ऐसा सबके नाम लिए आपको गर्व याद आ रहा है जो एनएसडी में सेलेक्ट नहीं हो पाया लेकिन उसके बाद भी उसने मुकाम बनाया हो? कई हैं, और उनमें से अगर मैं कहूँ तो मनोज जी खुद इस बात को बहुत बार कहते हैं, मनोज बाजपेयी जी, कि मेरा एनएसडी में नहीं हुआ था, बट हमें मनोज जी हमेशा लगते हैं कि वो एनएसडी के ही हैं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अद्भुत एक्टर हैं। जब होता है नहीं होता है ना, वो एक बहुत उस पर ऑफ द मोमेंट में क्या बैठ के किसने क्या विवेचना किया, वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑडिशन होता है, बिल्कुल। यू कैनॉट जज अ पर्सन बाय वॉचिंग हिज ऑडिशन, बट वही है, क्या कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में अपनी कहानी भी समझाई, और साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में समझाने का कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मंजिल इतनी दूर नहीं है, आप चाहें तो आसानी से उस राह को पकड़ सकते हैं। हौसला रखिए, बुलंदियाँ आसानी से मिल जाएंगी। शायद यही कहानी जो है वो समझाती है और यही कहानी बताती है कि भविष्य को अगर बेहतर बनाना है तो वर्तमान में मेहनत भी करनी पड़ेगी और ये बिना सोचे समझे आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम आपको लोगों की कहानियाँ, उनके जुड़े किस्से, उनकी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शायद हो सकता है कि कुछ कहानियाँ आपको प्रेरित कर दें और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उमंग भरें। बहुत बहुत धन्यवाद।